हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 डे सीरीज़ के रिवीजन की। फ्रेंड्स, 20 डे सीरीज़ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा कि एक बार इसका हम रिवीजन भी ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी आपको रिवाइज हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन सी रचनाएं हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और उनको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? ध्रुव स्वामिनी है जयशंकर प्रसाद की। इसके साथ ही साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ मैं आपको राइटर लिखवा दूं, यानी कि रचनाकार लिखवा दूं। आप उनकी जीवनियां जितनी भी हैं मोस्टली वो पढ़ लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पढ़ लीजिए जयशंकर प्रसाद के बारे में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं मैं आपको यहाँ पे नोट करा देती हूँ, आप नोट भी कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद की हैं कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धुप स्वामिनी। ये जयशंकर प्रसाद की हैं जो कि बहुत पूछी जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एक नोट कीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी बहुत पूछी जाती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पूछी जाती हैं वो है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, और साथ ही साथ कविवचन सुधा। कविवचन सुधा बहुत पूछी जाती है, ये एक पत्रिका का नाम है। ठीक है, कविवचन सुधा क्या है? एक पत्रिका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप याद रखिए झांसी की रानी। झांसी की रानी एक रचना है जो कि एग्जाम में आती है बहुत ज्यादा पूछने को। ये झांसी की रानी जो रचना है ये है वृंदावन लाल वर्मा की। नोट कर लीजिए आप, वृंदावन लाल वर्मा की लिखी हुई है ये। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप याद रखिए प्रेमचंद की। आपको प्रेमचंद की सारी रचनाएं पता होनी चाहिए, ये प्रेमचंद एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। प्रेमचंद की क्या क्या पूछी जाएंगे आपसे? करबला, संग्राम, और इसके साथ ही साथ प्रेमाश्रम, गवन, गोदान, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का सिपाही। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये इनको एक उपमा दी गई है, कलम का सिपाही उपमा। जबकि कलम का सिपाही नाम से एक रचना भी है जिसका लेखक है अमृत राय। इसके लेखक कौन है? अमृत राय। रचना अगर पूछेंगे तो आपको अमृत राय लिखना है, और अगर ये पूछा जाए कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है प्रेमचंद को। तो कंफ्यूज मत होना। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में रामधारी सिंह दिनकर की भी बहुत पूछी जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नोट कर लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, जो कि है अनामिका। ये अनामिका आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो उनकी है हुंकार। ठीक है, हुंकार है। एक है रश्मि रथी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ परशुराम की प्रतीक्षा। ये तीन इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अनामिका मैंने आपको नोट करा दी है, वो है निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इसके साथ ही साथ बाण भट्ट की कथा, आत्मकथा, ये भी बहुत पूछी जाती है। ये किसकी द्वारा लिखी हुई है? ये बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ये लिखी है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये इनकी बहुत पूछी जाती है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, जैसे कि एक और है यहाँ पे मृगनयनी। मृगनयनी आप नोट कर लीजिए, मृगनयनी किसकी है? तो मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा की। सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसकी है? ये है धर्मवीर भारती की, सूरज का सातवां घोड़ा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, ये नोट कर लीजिए। पार्टी कामरेड और दादा कामरेड, कामरेड, ये किसकी हैं? ये यशपाल की हैं, बहुत पूछी जाती हैं ये। सर्कस लिख लीजिए। सर्कस किसके द्वारा लिखी हुई है? सर्कस लिखी हुई है संजीव के द्वारा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तुलसीदास लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, बहुत ही फेमस कविता है तुलसीदास जी। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज मत होइए, तुलसीदास एक रचना का नाम भी है। ठीक है, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। उसके साथ ही साथ कफन प्रेमचंद की लिखी हुई है। पंच लैट की बात करें तो वो लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु ने।
ठीक है, तो ये आपका एक तरह से रिवीजन क्लास भी मान सकते हैं आप इसको। वैसे मैंने ये आपको पहले भी करा चुकी हूँ, प्रैक्टिस सेट के थ्रू भी करा चुकी हूँ, और इम्पोर्टेंट के जो मैंने रचनाएं बताई थी उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप एक और रचना लिखिए जो कि है हमारी राम रहीम। ये भी बहुत पूछी जाती है, राम रहीम। राम रहीम लिखिए फ्रेंड्स, राधिका रमण प्रसाद सिन्हा ने। ठीक है, राधिका रमण प्रसाद सिन्हा ने लिखी है ये। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, चिंतामणि। चिंतामणि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने याद करा होगा तो आप खुद ही बता सकते हैं चिंतामणि किसकी लिखी हुई है। ये लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई है चिंतामणि। महादेवी वर्मा की एक रचना है दीपशिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है। दीपशिखा ये लिखी है महादेवी वर्मा ने। ठीक है, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कब तक पुकारूं, राग गेय राघव की। राग गेय राघव की है कब तक पुकारूं, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप ये भी नोट करिए कि जो इसमें जैनेन्द्र की है। ठीक है, जैनेन्द्र की रचना भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड, जैनेन्द्र की रचना आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। जैनेन्द्र की रचना में आती है परख, सुनीत और कल्याणी, ये एग्जाम में आती हैं। कंकाल मैंने आपको बता ही दी, कंकाल एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तितली पूछी जाती है। ठीक है, और अगर इसके साथ ही साथ हम और देखें तो फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी। ठीक है, आदिकाल को किस नाम से संज्ञा दी है। तो फ्रेंड्स, इसका अगर हम बात करें तो आदिकाल को उन्होंने संज्ञा दी है सिद्ध सामंत काल से। नोट कर लीजिए, सिद्ध सामंत काल, यानी राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी बोलते थे। साकेत आप नोट कर लीजिए, साकेत भी एक के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। साकेत रचना किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स, साकेत रचना जो है वो लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर हम फ्रेंड्स ये भी बात करें कि आदिकाल की प्रधान क्या थी, यानी कि प्रधान का मतलब यहाँ पर ये है कि वो श्रृंगार रस से रिलेटेड था आदिकाल, भक्ति थी, वीर गाथा थी, क्या थी। तो फ्रेंड्स, आदिकाल जो था वो था हमारा वीर गाथा से रिलेटेड, यानी उसमें वीर गाथा से संबंधित बहुत सारी रचनाएं की गई थी, इसलिए आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम बात करें तो ये तो हमारी हो गई कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं की जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाएंगी। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप ये भी एक चीज और नोट कर लीजिए, जो रीतिकाल होता है वो हमारा 3 भाग में डिवाइड होता है। रीतिकाल किस में डिवाइड होता है, 3 भाग में। ठीक है, पहला आता है यहाँ पे हमारा रीतिबद्ध। रीतिबद्ध, उसके बाद आता है रीति सिद्ध। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और फिर रीति मुक्त। ये 3 है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है रीतिकाल से, रीतिकाल के कवि पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं। तो आप नोट कर लीजिए रीतिकाल के कवि कौन कौन से हैं। देखो, बिहारी रीतिकाल के हैं, भूषण रीतिकाल के हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो ये रीतिकाल के हैं। ठीक है, केशव दास रीतिकाल के हैं। ठीक है, केशव दास हो गया। उसके बाद देव रीतिकाल के हैं। हमारे घनानंद जो हैं वो भी नीति काल के हैं। ठीक है, घनानंद और पद्माकर, घनानंद है। ठीक है, और पद्माकर, पद्माकर भी रीतिकाल के हैं। तो बिहारी, भूषण, केशवदास, देव, घनानंद और पद्माकर, ये सारे रीतिकाल के हैं। अब आप इनकी अगर नोट करना चाहें रीतिकाल इनकी रचनाएं तो नोट कर लीजिए। बिहारी की 2 रचनाएं हैं, बिहारी, सतसई। ठीक है, एक ही नोट कर लीजिए आप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी हैं और आप कहाँ तक याद करोगे, तो आप ये इंपॉर्टेंट ही याद कर लीजिए। बिहारी की बिहारी सतसई एग्जाम में पूछी जाती है और ये रीतिकाल की है। भूषण की बहुत पूछी जाती है, शिवा वावनी और शिवराज भूषण, ये भी रीतिकाल की है। ठीक है, केशव दास की पूछी जाती है कविप्रिया और रामचंद्रिका, ये दोनों केशव दास ने लिखे हैं, कविप्रिया एवं रामचंद्रिका, ये 2 हैं। देव की बात करें तो फ्रेंड्स, देव की है भाव विलास और अष्टयाम। ठीक है, अष्टयाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अष्टयाम
और भाव विलास। ठीक है। घनानंद की बात करें तो इनकी है सुजान विलास और कोकसार। सुजान विसार, विलास है, सुजान विलास और कोकसार। ठीक है। सुजान विलास और कोकसार किसकी है? घनानंद की। पद्मानंद की बात करें फ्रेंड्स, पद्माकर की, तो पद्माकर की हैं जगत विनोद है और है राम रसायन। ये इनकी दो हैं पद्माकर की। तो कितने हैं आप ऐसे याद कर लीजिए, रीतिकाल के 6 हैं कवि। कौन कौन से हैं? विहारी, भूषण, केशवदास, देव, घनानंद और पद्माकर। ये 6 हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स एक और पत्रिका है, वो भी नोट कर लीजिए, सरस्वती पत्रिका आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो सरस्वती पत्रिका लिखी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका को लिखा था, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो मैंने आपको परशुराम की प्रतीक्षा बता दी है, मृगनयनी बता दी है, और मेरी जीवन यात्रा, और नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, मेरी जीवन यात्रा ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ये लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वर से। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए स्वर कितने होते हैं। तो टोटल जो स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में वो होते हैं 11। अब ये 11 स्वर किस तरह से डिवाइड होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, जिसको बोला जाता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब फ्रेंड्स ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं इनको आप नोट कर लीजिए। ये होता है आ, ई और ऊ। ठीक है। यानी कि जो जिनको बोलने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होता वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम देना होता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब ये दोनों जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की बात करें तो ये हमारे किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं हमारे कंठ से। तो ये पूछा जा सकता है स्वर की ध्वनि जो होती है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है हमारे कंठ से। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अयोगवाह की। तो फ्रेंड्स अयोगवाह की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है? ये 2 होते हैं, अंग और अंगहा। अंग जो होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं, अंगहा को हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्यंजन पे। तो अगर हिंदी वर्णमाला में बात की जाए तो टोटल 33 व्यंजन होते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है। जो 33 व्यंजन है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारे जो 33 स्वर हैं इसमें आता है, अब हम वर्ग के अकॉर्डिंग देखें तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ताप वर्ग और पा वर्ग, जिसके अंदर का खा ग घ ड़ा पूरा वर्ण आएंगे, चा छा जा झ ण, टा ठा ड ढ ण, ता था द ध न, पा फा भा मा मा। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये का वर्ग जो है यानी का ख ग घ ड़ा, इसमें से कोई भी एक वर्ण भी आपसे पूछा जा सकता है, एक शब्द। जैसे कि आपसे पूछ लिया खा किससे बोला जाता है, तो आपको बताना होगा ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए का वाली जो पूरा वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है, चा वाला वर्ग हमारा तालु से बोला जाता है, और टा वाला वर्ग हमारा मूर्धा से बोला जाता है, ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग जो है हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये स्पर्श कहलाते हैं। ठीक है। जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे ना वो ये स्पर्श कहलाते हैं। अब हम नीचे आते हैं अंतस्थ स्वर। आप इनको नोट करते हुए चलिए, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तक काम आएंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ, सीटेट, यूपी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम जो भी आप देंगे इसके बाद सब में आपके काम आएंगे। अंतस्थ वर्ड, देखो अंतस्थ वर्ड वो होते हैं जो जिसमें आधे स्वर और आधे व्यंजन होते हैं। ठीक है। जैसे कि य, र, ल, व, इसमें आ की आवाज भी आ रही है। तो आधे स्वर होते हैं, आधे व्यंजन होते हैं, उनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व हमारे अंतस्थ वर्ण है। अब उसके साथ ही साथ देखिए आधुनिक काल में रा तथा ला
इनको क्या माना गया है, पूर्ण व्यंजन माना गया है। किसको, रा और ला को पूर्ण व्यंजन माना गया है। नेक्स्ट आते हैं ऊष्म व्यंजन पे। ऊष्म व्यंजन फ्रेंड्स वो व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है, जैसे कि श, स, श और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होता है वो दो व्यंजनों से हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन है और ये हमारे वर्णों के संयोग से मिलकर बनते हैं, जैसे कि छ, त्रा और ज्ञा। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और मिश्रण वर्ण की बात की जाए तो ये हमारा श्र है। ठीक है, जैसे कि देखिए फ्रेंड, छ हमारा किससे बना है, क और श से। त्रा हमारा बना है त्र और रा से। क्या बना है, ज और ड से। और त्रा बना है हमारा श्रा बना है हमारा श्र और रा से। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि छ किससे मिलके बना है, त्रा किससे मिलके बना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं द्विगु व्यंजन की। तो द्विगुण व्यंजन हमारे कहलाते हैं ड़ और ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पर्श। स्पर्श की बात की जाए तो फ्रेंड्स स्पर्श में आते हैं हमारे क, ख, ग, घ, ड़ा नहीं आता इसमें, चा वाली लाइन नहीं आती क्योंकि स्पर्श संघर्षी में आ जाता है वो। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ता, था, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होएगा कि मैंने ऊपर आपको बताए थे स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श में भी इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो स्पर्श है, ये स्पर्श संघर्षी है। इसमें आता है च, छ, ज और झ। वहीं अगर सिर्फ संघर्षी की बात की जाए तो वो होते हैं हमारे फ, श, ह, ज और श। ठीक है, अनुशासिक की बात की जाए जिसको अगर बोलने पर हम हमारे नाक का यूज किया जाता है, वहां से वायु निकलती है, तो वो होते हैं हमारे ड़, न, ड़, न और म। ठीक है, ये अनुशासिक कहलाते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है पार्श्विक। पार्श्विक की बात की जाए तो ये हमारा ला होता है, जिसको हम पार्श्विक कहते हैं। प्रकंपित की बात की जाए तो ये है हमारा रा, और आधुनिक में इसको क्या माना गया है, पूर्ण व्यंजन माना गया है, ये भी याद रखिए। उत्क्षिप्त की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये है हमारा ड़ और ड़ा। अर्धस्वर की बात की जाए तो ये है या और वा, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है अल्प प्राण। अब फ्रेंड्स ये समझ लीजिए अल्प प्राण क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ड़, टा, ठा, ठ, ड, ण, ता, थ, द, ध, न एंड पा, फ, ब, भ, म। यानी कि का से लेकर माँ तक के जो भी प्रत्येक वर्ण का जो भी समूह बना है उसका पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्प प्राण कहलाता है, जैसे कि का, ख, ग, घ और ड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाएगा, हमारा अल्प प्राण। और वहीं हम महाप्राण की बात करें तो दूसरा, चौथा और ऊष्म के सारे, ऊष्म का कौन सा था, जो हमारा श, श, श था। ठीक है, ये वाले, ये हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो याद रखिए अल्प प्राण पहला, तीसरा और चौथा होता है। पहला, दूसरा, वो सॉरी, पहला, तीसरा एंड पांचवा अल्प प्राण है। और महाप्राण की बात की जाए तो दूसरा और चौथा और साथ में ऊष्म वाले, ये हमारे महाप्राण कहलाते हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं शब्द भेद पर। तो फ्रेंड्स अगर शब्द भेद की बात की जाए तो ये हमारे 4 तरह से हो सकते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। ठीक है, अब हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। फर्स्ट आते हैं हम रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर बात की जाए तो ये 3 शब्दों से मिलके तीन होते हैं, 3 शब्द नहीं 3 होते हैं ये। फर्स्ट होता है ऋण, यौगिक और योग ऋण। नोट कर लीजिए, रचना के आधार पर 3 है हमारे शब्द, ऋण, यौगिक शब्द और योग ऋण। ऋण शब्द वो होते हैं जो जिसका कोई भी एक खंड सार्थक ना हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कि जिसका खंड सार्थक नहीं होता बट वो परंपरा से ही एक विशेष अर्थ दिया हुआ है, जैसे कि पानी, हाथी, जल। इनका कोई लेन देन नहीं है बट इनको शुरू से ही जल बोलते हैं, तो जल है। अब हमें ये नहीं पता इनको जल बोला क्यों जाता है, जल क्यों है, बट शुरू से ही इनको परंपरा से ही नाम दे दिया गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो ये कहलाते हैं ऐसे शब्द ऋण शब्द। नेक्स्ट आता है यौगिक शब्द, जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ है।
अब ऐसे यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दो का यूज हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे, ये यौगिक कहलाते हैं। साथ में एक और एग्जाम्पल लें तो रामायण, राम प्लस आयण, ठीक है, रामायण। नेक्स्ट आता है योग ऋण। अब जो यौगिक होते हैं यानी कि दो से तो मिलके बने हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। यानी कि इनका जो सामान्य अर्थ होता है वो किसी को पता नहीं है, बट एक विशेष अर्थ ही लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर हमें नहीं पता क्या होता है, बट हमें पता है लंबोदर का मतलब श्री गणेश है, क्योंकि जिसका पेट या उदर बड़ा है, लंबोदर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है अर्थ के आधार पर। तो फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर हमारे दो भाग होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द की बात की जाए तो वो होता है जिसका अर्थ सभी समझ लें, जैसे कि पुस्तक, सबको पता है पुस्तक का मतलब क्या होता है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिसका अर्थ ना समझा जाए, जैसे कि तग किसी को नहीं पता, फल किसी को नहीं पता, बल्ल किसी को नहीं पता इसका क्या मतलब होता है। तो सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ समझ लिया जाता है, निरर्थक वो होते हैं जिनका अर्थ नहीं समझा जाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? 5 भेद होते हैं। अब इनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है तत्सम। फ्रेंड्स, तत्सम वो होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में इसका इसी रूप में इनको प्रयोग किया जाता है, मतलब संस्कृत में करके ही यूज कर लिया जाता है। जैसे कि पुस्तक हमारा तत्सम है, अग्नि हिंदी में इसको यूज कर लिया जाता है लेकिन तत्सम है, कर्ण हिंदी में यूज कर लिया जाता है, कोकिला हिंदी में यूज कर लिया जाता है, ये भी कृषि, दुग्ध, दंत, मयूर, सर्प, रात्रि, ये सब हमारे क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट आते हैं तद्भव पर। तो ये संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं उनको सहज बनाने के लिए हिंदी में इसको बदल दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको तत्सम बताया था अग्नि, लेकिन अगर हमें तद्भव की बात करूंगी तो इसको हिंदी में सहज बनाने के लिए इसको बोला जाएगा आग, ठीक है। जैसे कि कोकिल, कोकिल हो गया हमारा तत्सम, इसको सरल बनाने के लिए इसको बोल दिया कोयल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा तत्सम एंड तद्भव। तत्सम पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा इसमें संस्कृत शब्द यूज किया जा रहा है, लेकिन हिंदी उसको कॉमन लैंग्वेज में उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस चीज चैप्टर के ऊपर इसका एक प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, उसको मैं डिस्कस करूंगी कल की क्लास में। तो आप जरूर देखिएगा 7:30 बजे वाली क्लास, उसमें वो क्लास देखने का तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड आता है देशज। तो जो स्थानीय बोलियों में प्रवेश किए जाते हैं शब्द वो देशज कहलाते हैं। जैसे कि पेट, ये स्थानीय भाषा में यूज किया गया है, गोड़, लोटा, डिबिया, पगड़ी, ये देशज शब्द है। फोर्थ आता है विदेशज। विदेशी भाषा में से हिंदी में जो शब्द आए हैं वो विदेशज कहलाते हैं। अब विदेशज में कुछ भी हो सकता है, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, कहीं से भी आए हुए हों, जैसे कि आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुफ्त, ये सब विदेशज शब्द है। फिफ्थ आता है संकर। विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में मिलाकर जो लिखे जाते हैं, यानी कि आधी इंग्लिश होती है आधी उसमें हिंदी होती है, वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि टिकट बोर्ड, अब बोर्ड जो है वो इंग्लिश शब्द है लेकिन हिंदी में उसको बना दिया है, ठीक है। रेलगाड़ी, प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड, कॉलेज, ये सब क्या है, इंग्लिश के वर्ड है लेकिन हिंदी में इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये संकर कहलाते हैं। नेक्स्ट है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं ये हमारे, ठीक है। देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है विकारी शब्द और दूसरा आता है अविकारी शब्द। फ्रेंड्स, अगर हम विकारी की बात करें तो लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, अच्छा, अच्छी, जैसे कि हम कहते हैं ना वो बहुत अच्छा है, यानी कि ये क्या है, पुल्लिंग के अनुसार हमने अच्छा कर दिया। लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग में देखें तो क्या कहेंगे, वह बहुत अच्छी है, तो अच्छा का क्या हो गया, अच्छी। तो लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर इनको परिवर्तित कर दिया जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका अपना रूप नहीं बदलते, यानी कि ये अपना रूप नहीं बदलते। जैसे कि आज, यहाँ, वहां। अब यहाँ लड़की के लिए भी यूज किया जाएगा यहाँ आओ, लड़के के लिए भी ये ऐसे ही कहा जाएगा कि यहाँ आओ। यहाँ पे ये लोग अपना रूप चेंज नहीं करते हैं, तो वह अविकारी शब्द है। आई होप आपको क्लियर होगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।